हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बार में। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है इतिहास यानी हिस्ट्री। हिस्ट्री में कौन कौन से पार्ट हम कवर करेंगे? एक तो एंशिएंट हो गया, एक मिडवल हो गया, एक मॉडर्न हो गया, एक आर्ट एंड कल्चर हो गया। ये 4 पार्ट आपके कवर होंगे हिस्ट्री में। तो आज इंट्रो क्लास है, जान लेते हैं थोड़ा सा एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, उसका सिलेबस क्या है, ठीक है, और इंपॉर्टेंस क्या है हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंस है दोस्तों, किसी भी एग्जाम में, चाहे आप यूपीपीसीएस दे रहा हूँ, चाहे आरओ दे रहा हूँ, चाहे यूपीएससी दे रहा हूँ। तो हम शुरुआत करते हैं यूपीएससी से। यूपीएससी में आपको 14 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इससे हिस्ट्री से। उसके बाद बात करेंगे यूपीपीसीएस की। तो यूपीपीसीएस में 23 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो उसमें कौन कौन सब्जेक्ट कितने मार्क्स के आते हैं, इससे बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप एंशिएंट हिस्ट्री अगर देखेंगे तो यहाँ आपको 8 से 9 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और मिडवल हिस्ट्री की बात करेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन। अब ये जो ट्रेंड है वो चेंज होते रहता है। अगर एंशिएंट हिस्ट्री से 4 से 5 आए तो मिडवल हिस्ट्री से आपके 8 से 9 आ जाएंगे। तो ये अल्टरनेट चेंज होता रहता है और ये ट्रेंड कोई भी नहीं पकड़ सकता है। वो आयोग अपनी मंशा के अनुसार पैटर्न डिसाइड करता है। उसका फिर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपके 12 से 13 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। आर्ट एंड कल्चर जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यही सेम चीज़ आरओ में भी है, ठीक। अगर एंशिएंट हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा तो मिडवल से कम करेगा, और मॉडर्न से तो फिक्स है 12 से 13 क्वेश्चन। तो ये रही इंपॉर्टेंस की बात। अब बात करते हैं हम लोग कि एंशिएंट हिस्ट्री में उसका सिलेबस क्या है, ठीक है। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, तो पहले आप सिलेबस जान लीजिए कि पढ़ना कैसे है, ठीक। उसके बाद फिर हम बात करेंगे सिलेबस पे, मतलब शुरू किया जाएगा सिलेबस। और शुरू जो हम करेंगे वो किससे करेंगे? पाषाण काल से। उसके बाद फिर आपका हड़प्पा काल हो गया। हड़प्पा के बाद फिर वैदिक आ गया, ठीक। वैदिक के बाद फिर आपके बौद्ध और जो जैन धर्म है, इससे बात करेंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि महाजनपद जो थे, 16 महाजनपद। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि मौर्य साम्राज्य, ठीक। हर्यक वंश से शुरू करेंगे। हर्यक वंश से सुनाग है, नंद वंश है, फिर मौर्य, ठीक। मौर्य साम्राज्य हो गया। उसके बाद फिर मौर्योत्तर हो जाएगा। मौर्योत्तर के बाद हम बात करेंगे कि गुप्त वंश पे बात करेंगे, फिर गुप्तोत्तर पे बात करेंगे, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे दक्षिण भारत का इतिहास। और इसके साथ ही राजपूत काल शुरू होता है 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। उसके बाद फिर आपका मिडवल हिस्ट्री शुरू हो जाता है। तो यहाँ तक एंशिएंट हिस्ट्री आपकी रही बात। अब चलिए सिलेबस देख लेते हैं अच्छे से। सिलेबस देखिए, शुरू करने से पहले इतिहास क्या है इस पर हम बात कर लेते हैं। अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है, ठीक है। लेकिन ईएचकार ने जो कहा, उन्होंने कहा कि इतिहास जो है अतीत और वर्तमान के बीच में एक सेतु का काम करता है, यानी ब्रिज का काम करता है। मतलब जो हमारा पास्ट है और जो हमारा प्रेजेंट है, ठीक, इसका जो इंटरलिंकिंग है, ठीक, उस पर बात करता है। और अगर इंग्लिश में कहें तो हिस्ट्री इज अ कॉन्टिन्यूस डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, ठीक। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डिफिनेशन लिखने को आए तो आप ये डिफिनेशन दे सकते हैं। उसके बाद फिर बात करेंगे कि जो हमारा हिस्ट्री है, ठीक, क्या ये शुरुआत से इसका लेखन होता आया है या बाद में लेखन होता हुआ है? तो देखिए दोस्तों, शुरुआत में जो आपका स्टोन एज हुआ, ठीक, फिर आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ, फिर वैदिक हुआ। वैदिक में आपको जो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, ठीक, और आपका अथर्ववेद है सबसे लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ स्रोत देखने को मिलते हैं, और ज़्यादातर ये क्या होते थे? स्रोत के आधार पर होते थे, श्रुति के आधार पर। यानी गुरु कुछ बोला और शिष्यों ने उसको सुना, उसके बाद फिर शिष्य आत्मसार करते हैं, उसके बाद फिर वो प्रचार प्रसार करते हैं। तो इसी के माध्यम से ये चलता है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे महाजनपद आया। महाजनपद के बाद इसी समय आपका शुरू हुआ बौद्ध और जैन धर्म। उसके बाद फिर आपका आया मौर्योत्तर। उसके बाद फिर मौर्य के बाद मौर्योत्तर। उसके बाद फिर गुप्त, फिर गुप्तोत्तर। उसके बाद फिर आपका दक्षिण भारत का इतिहास, ठीक, और लास्ट में राजपूत, ठीक। तो शुरुआत कहाँ पे हुई? शुरुआत हुई थी कल्याण के राजतरंगिणी से, ठीक। कश्मीर की डिटेल में चर्चा की गई है इसमें। तो यहाँ से शुरुआत हुई लेखन की। उसके बाद फिर जब मुस्लिम काल आया, ठीक। मुस्लिम काल का मैं कहने का मतलब कि दिल्ली सल्तनत से लेके, ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तर मुगल काल तक जो काल था वो आपका क्या था? मध्यकाल था। तो मध्यकाल में आपको देखने को मिलेगा कि जो भी आए विदेशी, ठीक, वो अपने साथ क्या लेके आए? लेखक लेके आए। तो वो लेखक क्या काम करते थे? उन्होंने जो काम किया उनके इतिहास का वर्णन करते थे, ठीक। उसके बाद फिर अंग्रेज आए। अंग्रेज की जो मानसिकता थी दोस्तों, वो औपनिवेशिक मानसिकता थी, ठीक। वो ये मानते थे कि हम श्रेष्ठ हैं और जो भारत है, ठीक है, हमारा गुलाम है, ठीक। तो किस तरीके से रूल रेगुलेशन करना है वो हम डिसाइड करेंगे, मतलब अंग्रेज खुद डिसाइड करेंगे। और जो भारतीय हैं वो क्या हैं? बर्बर हैं, ठीक है, ये लोग हिंसा करते हैं। और जो अंग्रेज हैं वो अपने आप को सभ्य मानते थे कि हम सभ्य हैं और इनको हम आज सभ्यता का पाठ पढ़ाएंगे, ठीक। सभ्यता का पाठ कैसे पढ़ाते हैं ये आपको पता ही है। तो शुरू करते हैं हम लोग। जेम्स मिल एक इतिहासकार थे। उन्होंने
एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया। लेकिन उन्होंने एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न नहीं कहा। उन्होंने प्राचीन इतिहास को हिंदू काल कहा। ठीक, क्या कहा? हिंदू काल। और मध्यकाल को क्या कहा? मुस्लिम काल। ठीक, उसके बाद फिर आधुनिक काल को क्या कहा? मॉडर्न एज। और इसमें क्या आएगा कॉन्सेप्ट कि वाइट मैन बर्डनशिप थ्योरी। ठीक, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि हिंदू काल और मुस्लिम काल के बारे में। हिंदू काल और मुस्लिम काल में देखने को मिलेगा कि जब एंशिएंट हिस्ट्री में हिंदुओं का शासन था और मध्यकाल में मुस्लिमों का शासन था। ठीक है, तो इनकी जो सरकार थी वो कैसी थी? राजतंत्रात्मक सरकार थी, मोनार्कियल एज गवर्नमेंट थी। ये लोग कैसे थे? ये लोग बर्बर थे, ये लोग हिंसा करते थे। ठीक, तो जैसे हिंदू का काल था, ठीक, तो हिंदू सर्वश्रेष्ठ थे उस टाइम। मुस्लिम का काल हुआ तो मुस्लिम उस टाइम सर्वश्रेष्ठ अपनी सिद्ध करते थे। उसके बाद फिर आधुनिक काल आया तो अंग्रेज आए। अंग्रेजों का क्या कहना था कि जो एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री है, ठीक है, इसमें हिंदू और मुस्लिम क्या थे? बर्बर थे, ये लोग हिंसा करते थे। लेकिन जो आधुनिक काल है, जब से हम लोग आए हैं तब से वाइट मैन बर्डनशिप थ्योरी लागू होगी और जो हम लोग सभ्य हैं तो हम लोग प्रयास करेंगे कि हिंदू मुस्लिम को सभ्यता का पाठ पढ़ाया जाए, इन्हें सभ्य किया जाए। तो आगे देखेंगे हम लोग। एक मिनट, ये देखिए, हम लोग सिलेबस स्टार्ट करते हैं। स्टोन एज हो गया, ठीक, चैल्कोलिथिक एज हो गया और सिंधु घाटी सभ्यता हो गई। तो शुरुआत हम लोग करेंगे स्टोन एज से, यानी पाषाण काल। पाषाण काल को दोस्तों 3 भाग में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज। ठीक, तो मतलब पैलियोलिथिक में क्या हो जाएगा? पूर्व पाषाण काल। मेसो में क्या हो जाएगा? मध्य पाषाण काल। और नियो में क्या हो जाएगा? नव पाषाण काल। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए, पैलियोलिथिक में क्या होता है कि जो यहाँ पे आदि मानव रहते थे, ठीक है, वो किस पे निर्भर रहते थे? शिकार पर निर्भर रहते थे। ठीक, कोई जानवर दिखा उसे मारा और खा गए। कैसे खाते थे? आग की खोज तो उस टाइम हुई नहीं थी, तो कच्चे मांस को ही खा जाते थे ये लोग। उसके बाद फिर ये लोग हथियार जो उपयोग करते थे वो पत्थर के इनके हथियार रहते थे। ठीक है, जैसे ये देखिए आप, एक मिनट, पत्थर का जो आकार रहता था दोस्तों, जैसे ये हो गया, इसे क्या कहते हैं? पेबल कहते हैं। ठीक, लेकिन जब इसे थोड़ा सा तोड़ दिया जाता है तो ये जो कोर भाग रहता था इसका उपयोग करते थे किसके लिए? शिकार के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए, आग की खोज जो है, ऐसा नहीं था कि उस टाइम आग लगती नहीं थी। ठीक, और जैसे बड़े बड़े चट्टान है, ठीक है, एक दूसरे से टकराए, ठीक, तो क्या हुआ? चिंगारी निकली और उसके बाद फिर जो उसके कांटेक्ट में सूखे पेड़ पौधे आए वो जल गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मानो क्या था? संवेदनशील नहीं था। संवेदनशील ना होने का मतलब कि जागरूक नहीं था। ठीक, कि आग कैसे लगी, ठीक, क्यों लगी, कोई मतलब नहीं। लेकिन जब मीजोलिथिक आया तो मीजोलिथिक में क्या हुआ कि थोड़ा सा आदि मानव संवेदनशील हुआ। ठीक, संवेदनशील होने के बाद फिर ये लोग क्या काम किए कि पशुओं को गुलाम बनाना शुरू कर दिए। अब पशु जब गुलाम हो गए, जो सबसे पहले पालतू पशु था वो क्या था? कुत्ता था। ठीक, ये क्या काम करता था? इनकी एक तो रक्षा करता था और वफादार था। ठीक, और शिकार करने में मदद करता था। ठीक, किसी भी मान लीजिए जानवर को काफ़ी देर तक दौड़ा दिया, वो थक गया, थकने के बाद ठीक, ये जो शिकारी होते थे उस पर धारदार पत्थर से वार करते थे और वो जो पशु है उसकी मृत्यु हो जाती थी। उसके बाद फिर ये लोग पका के क्या खाते थे? मतलब कच्चे मांस ही खा लेते थे। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अगर हम इतिहास की बात करें, ठीक है, कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं हमको? ठीक, तो एक आदमगढ़ आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, एक बागौर आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में। ठीक है, ये मेजोलिथिक एज का आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें कि पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक और नियोलिथिक, ठीक है, क्या कोई स्थल है जहाँ से तीनों मिले हैं? ठीक है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा पाषाण काल, तो वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक, और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, यहाँ पे आपको तीनों काल देखने को मिलेंगे। कौन से? पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक और नियोलिथिक, ये तीनों आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जब हम पाषाण काल शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो वहाँ पे आपको डिटेल में एक एक लोकेशन आपको मैपिंग के थ्रू दिखाया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग, ये 2 स्थल की बात हो गई। अब यहाँ पे क्या करता था मानो कि सूक्ष्म पत्थर यानी माइक्रो टूल्स का इस्तेमाल करता था। माइक्रो टूल्स का मतलब जैसे ये बड़ा पत्थर है, ठीक है, अब इसका जो ये छोटा वाला हिस्सा है, ठीक है, इसका यूज करता था और इसको तेज़ धारदार बनाता था। जब तेज़ धारदार बनाता था तो मांस को छीलने फाड़ने में
मदद करता था और मांस को छीलने फाड़ने में मदद करता था। ठीक है, तो छोटे छोटे पीस में करके आसानी से खाया जा सकता था। उसका फिर बात करेंगे हम लोग किन्हीं के समय एक मिसाइल टेक्नोलॉजी जिसे प्रक्षेपास्त्र कहते हैं, जैसे ये देखिए आपका, ठीक इस तरीके का ये लोग पत्थर का प्रक्षेपास्त्र बनाते थे, जिसे क्या कहते थे कि जैसे कोई शिकारी है, ठीक, अपने हाथ में लिया हुआ है और जिसका शिकार करना है, ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई जानवर हो गया, ठीक, तो जैसे मान लीजिए कोई जानवर हो गया, ठीक, अब इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा और ये फिर ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद फिर इसको सूक्ष्म पत्थर की मदद से क्या काम करेंगे, चीरने फाड़ने का काम करेंगे। ठीक, तो ये चीज़ हो गई आपकी प्रक्षेपास्त्र रिलेटेड। अब बात करेंगे हम लोग कि जो नौपाषाण कला है, इसमें क्या हुआ कि अग्नि की खोज हुई और यहाँ पे क्या हुआ, मानव जो है बुद्धिमान मानव का विकास हुआ। ठीक, होमो सैपियन जिसे कहते हैं। ठीक, ये थोड़ा सा जागरूक हुआ और जागरूक होने के बाद इन्होंने क्या काम किया, जैसे पत्थर से पत्थर जो है टकराया, ठीक है, तो इससे देखा कि चिंगारी निकल रही है और इससे फिर आग निकल रही है। इस आग को क्या काम करते थे कि जो भी शिकार किए, ठीक, शिकार को, ठीक है, इस लकड़ी पे बांध देते थे और नीचे से आग लगा देते थे, तो क्या होता था कि मांस जो है पक जाता था और पकने के बाद फिर उसको खाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आपके धीरे धीरे मानव के मस्तिष्क का विकास हो रहा है। अब देखिए क्षेत्र है मेहरगढ़, कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। यहाँ पे कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य आपको देखने को मिलता है। अब उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि यहाँ पे बर्तन बनाने की शुरुआत हो गई। ठीक, बर्तन बनाने का मतलब जैसे जब ये लोग कृषि करने लगे तो जो अनाज उत्पन्न होता था, ठीक, अनाज तो उत्पन्न हो गया, अब ये खराब ना हो, ठीक है, तो एक मिट्टी का बर्तन बनाते थे ताकि उसमें अनाज को स्टोर किया जा सके। ठीक, अब इसी के साथ दोस्तों कि पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए का आविष्कार आज के टाइम आपको लग रहा होगा कि कौन सा बड़ा आविष्कार हो गया, लेकिन अगर आप 25 लाख वर्ष पूर्व की बात करेंगे, ठीक, तो आपको लगेगा कि पहिए का आविष्कार, ठीक है, आज के हवाई जहाज या मोबाइल फ़ोन जो है इससे कई गुना ज़्यादा था, महत्व रखता था। पहिए का आविष्कार से दोस्तों हुआ क्या कि जैसे यहाँ पे देखिए आपने देखा था कि मध्यकाल में पशुओं को क्या किया गया था, उनका पशुपालन किया गया था, उन्हें गुलाम बनाया गया था। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे बैल हो गया, ठीक, अब बैल बनाने को मत कहिएगा, ये देखिए बैल हो गया, ठीक, और पीछे आपका ये पहिए का आविष्कार से क्या होता था कि आदमी यहाँ बैठ गया अपनी बैलगाड़ी में, ठीक, और बैल यहाँ पे आगे बढ़ रहा है, ठीक, यहाँ पे वो सामान रख लिया, ठीक है, तो इससे क्या होता था, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में सुविधा हो गई। जो आदमी पैदल चल के जाता था, अब क्या होगा, उसे थकावट नहीं होगी, और जानवर अगर थकेगा तो उसे राशन पानी की व्यवस्था मिल जाएगी। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद फिर बात करेंगे कि अब लोग क्या हुए कि अस्थायी जीवन जीना चालू कर दिए। अस्थायी जीवन से तात्पर्य जो पहले यहाँ पे था, शिकारी थे, ठीक, और यहाँ पे पशुपालन कर रहे थे, ठीक है, तो क्या काम करते थे कि खाद्य के चक्कर में एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, ठीक, घुमंतु प्रवृत्ति के होते थे। लेकिन जब आपका नवपाषाण काल आया तो यहाँ पे क्या हुए कि अस्थायी जीवन जीना शुरू कर दिए, ठीक, ये अपना समाज बनाने लगे, तो ये सब क्रियाएं शुरू हुई। अब बात करेंगे हम लोग कि चैल्कोलिथिक जो यूज है, चैल्कोलिथिक एज है, उस पर बात करेंगे कि ताम्रपाषाण काल, ठीक है। ताम्रपाषाण क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो मेटल यूज होता था इनके, चाहे मतलब डेली यूजेज में बात करें, चाहे शिकार करने में, ठीक है, तो ये लोग किसका यूज़ करते थे, कॉपर यानी तांबा का यूज़ करते थे, ठीक है। जो चैल्कोलिथिक एज थी वो कैसी थी, रूरल, मतलब ग्रामीण परिवेश था इनका, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होता है कि समाज का निर्माण होता है, ठीक, लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं अपने आस पड़ोसी से, ठीक है, और इन फिर मनोरंजन के लिए इनके पास कई साधन रहते थे, तो वो सब अपना जीवन व्यतीत करते थे। अब बात करते हैं हम लोग कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, इसका अगर काल देखेंगे आप तो हर जगह अलग अलग देखने को मिलता है। 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व आपको देखने को मिलेगा, ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, ये एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन इसमें भी दो टोले बने हुए थे। एक तो गया उच्च टोला, ठीक,
और एक हो गया आपका निम्न टोला। उच्च टोला में कौन लोग रहते थे? जो पुरोहित लोग रहते थे, ठीक है, या जो बड़े बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे वो लोग रहते थे। और निम्न टोला में कौन रहते थे? जो जैसे गरीब है, ठीक है, किसान है, खेतिहर है, मजदूर है, वो लोग रहते थे निम्न टोला में। अब बात करते हैं हम लोग कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, सिंधु नाम कैसे पड़ा? तो आपने अगर ये माउंटेन वाला सिस्टम देखा होगा और उसके बाद फिर रिवर सिस्टम देखा होगा, तो उसमें क्या है, जैसे ये आपका जम्मू कश्मीर वाला बेल्ट हो गया, ठीक। तो यहाँ से आप देखेंगे सिंधु घाटी ये क्षेत्र है, ठीक। तो ये सिंधु नदी यहाँ से प्रवाहित हो रही है, भारत से होकर पाकिस्तान की तरफ जा रही है। और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा ये सिंधु हो गई, ठीक, फिर झेलम हो गई, चिनाब हो गई, रावी हो गई, व्यास हो गई, सतलज हो गई। एक यहाँ पे सरस्वती नदी पाई जाती थी, लेकिन अब वो विलुप्त हो गई है, ठीक। एक आपको प्रयागराज में देखने को मिलेगा सरस्वती नदी, ठीक। तो वो दोनों अलग अलग हैं, कुछ इतिहासकार का मत है और कुछ लोग का मानना है कि एक ही है, ठीक। तो ये चीज़ बात हो गई। अब बात करते हैं हम लोग कि सिंधु घाटी नाम कैसे पड़ा? सिंधु नदी के किनारे ये अवस्थित थी, ये वाले क्षेत्र में। उसके बाद बात करेंगे कि जो आज का स्मार्ट सिटी मिशन है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में आपको बहुत पहले ही, मतलब 2500 ईसा पूर्व पहले ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कैसे देखने को मिलता है? अगर यहाँ पे मोहनजोदड़ो में देखेंगे तो आपको ग्रेट बाथ देखने को मिलेगा, ठीक है, ग्रेट बाथ देखने को मिलेगा, ठीक। उसके बाद फिर अनाज भंडारण के लिए, ठीक है, काफ़ी बड़ा सा गोदाम देखने को मिलेगा, ठीक। उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग कि जो आज हम लोग बाउंड्री बनाते हैं घर में, ठीक है, ये बाउंड्री आपको देखने को मिलेगा, ठीक। उसके बाद फिर जो ड्रेनेज सिस्टम की बात की जाती है स्मार्ट सिटी मिशन में, ठीक है, ये ड्रेनेज सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग कि जो इनकी सड़कें हैं, ठीक है, वो ग्रिड पद्धति में आधारित थी। काफ़ी डिटेल से हम चर्चा करेंगे, ठीक है, जब ये शुरू होगा। तो ग्रिड पद्धति में आधारित थी, ठीक। तो ये सब कई चीज़ें हैं जो सिंधु घाटी में सभ्यता में देखने को मिलेगा कि स्मार्ट सिटी मिशन को ये का साक्ष्य देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर अब देखिए, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे चीन की सभ्यता हो, ठीक है, हमारी सभ्यता से कोई तुलना नहीं है, मतलब हम लोग बेस्ट हैं। क्यों? क्योंकि वी इंडियंस वर अनपैरेलल। किस मामले में? जो भी आपने देखा ऊपर। अब बात करते हैं कि देखिए, जैसे ये हमारा भारत देश है, ये हमारा भारत देश है, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र था, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मतलब सभ्यता का विकास हुआ, किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। लेकिन इधर वाले जो रीजन थे, इधर वाले जो रीजन थे, ये सब कैसे थे? आठवीं रीजन थे, मतलब जंगली प्रदेश थे, ठीक है। जंगल का विस्तार आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिर जब हम वैदिक पीरियड में आएंगे, आर्यों का आगमन होगा, ठीक है, तो ये देखेंगे कि लौह युगीन, मतलब लोहे की खोज हुई, ठीक। और लोहे की खोज के बाद क्या हुआ कि जो जंगल थे इनको काटा गया और जो हमारी सभ्यता थी इनका विस्तार हुआ, ठीक। तो यहीं से आपको देखने को मिलेगा कि विविधता में एकता का कॉन्सेप्ट, ठीक। उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ पे दो स्थल जो हैं, ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का आप नाम सुने होंगे, तो ये दो इसकी राजधानियाँ थी, ठीक। उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग कि जो आर्थिक राजधानी थी वो कौन सी थी? चनौदड़ो, ठीक। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सोने के मन के हैं या फिर कोई भी आभूषण है, ठीक है, तो चनौदड़ो में आपको देखने को मिलेगा। फिर दो बंदरगाह, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़े थे, ठीक। छोटे छोटे बंदरगाह भी थे, लेकिन जो बड़े बंदरगाह थे वो कौन कौन से थे? लोथल और सुतकांगेड़ डोर, ठीक। तो ये चीज़ हो गया। अब बात करते हैं हम लोग कि जो विविधता में एकता है उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक तो मातृदेवी की पूजा की जाती थी। मातृदेवी की पूजा मतलब जैसे जो यहाँ पे एक मूर्ति मिली थी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं डांसिंग गर्ल, ठीक। और यहाँ पे मतलब स्त्रियों का काफ़ी ज़्यादा सम्मान किया जाता था, उनकी पूजा की जाती थी, ठीक। और जो अनाज है, ठीक है, इसको भी एक रूप में, ठीक है, ये माना जाता था कि एक मिनट, अनाज ही माना जाता है, माता के भ्रूण से तुलना की जाती थी, ठीक है। जिस प्रकार माता के भ्रूण से, ठीक है, बच्चे का जन्म होता है, उसी प्रकार धरती माँ से, ठीक है, जो अनाज उत्पन्न होता है ये भी माँ के भ्रूण से उत्पन्न होता है, ठीक। उसके बाद फिर बात करते हैं कि देखिए, एक संस्कृत में श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है, देवताओं का निवास स्थान वहीं होता है, ठीक। तो ये आप
मेंस आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, वो है वैदिक काल। ठीक, वैदिक काल में देखने को मिलेगा आपको कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, एक तो ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ठीक, जो ऋग वैदिक काल है, ठीक, अब देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो होंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, कैसे समाप्त हुआ, तो इस पर डिटेल में चर्चा किया जाएगा। कुछ लोगों का मत है कि बाढ़ के कारण, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। ठीक, कुछ लोगों का मत है कि विदेशी आक्रमण हुए, कुछ लोगों का मत है कि आर्यों के आक्रमण से, कुछ लोगों का मत है कि सूखा आया था उसके कारण से। ठीक है, तो सबका अलग अलग मत है, उस पर हम बात करेंगे डिटेल में, लेकिन जब टॉपिक शुरू होगा तब। अब बात करते हैं हम लोग ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब देखिए ऋग वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ये हो रहा होगा कि सर हम बचपन से सुनते हैं एक तो बीसी होता है और एक एडी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, मतलब यहाँ पे ईसा पूर्व हो गया और यहाँ पे आपका ईसवी हो गया। ठीक, तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर आप देखे होंगे। ठीक, तो उसमें उल्लेख हुआ है कि जैसे ईसा मसीह जो थे, जीसस क्राइस्ट, ठीक है, इनके जन्म के समय, ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है स्टार्ट हुआ, तो इनके जन्म से पूर्व जो भी चीज़ होगी वो ईसा पूर्व में, ठीक है, और इनके जन्म के बाद जो होगा वो एनो डोमिनी यानी ईसवी में बात की जाएगी। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, और एनो डोमिनी, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो हम बात कर रहे हैं जैसे 1500 ईसा पूर्व, ठीक है, तो आज सन 2024 चल रहा है, तो सन 2024 और 1500 आप ऐड कर लीजिएगा, तो उस समय की बात है ऋग वैदिक काल। अब बात करते हैं हम लोग कि इसमें क्या हुआ, इसमें आर्यों का आगमन हुआ। ठीक, और जब आर्यों का आगमन हुआ, ठीक, तो जैसे ये आप देखते हैं, जैसे इस क्षेत्र में आर्यों का आगमन हुआ, यहाँ पे जो मूल निवासी थे भारत के, ठीक है, उनको क्या किया गया कि दक्षिण की तरफ इन्हें भेज दिया गया। ठीक, जो द्रविडियन है आज के। ठीक, तो जो दक्षिण भारत है वो क्या है, मूल रूप में भारत के ही थे, और जो आर्य है ये विदेशी थे। हर जगह मत आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस पर बहस नहीं करना है। अब देखिए आर्य कौन थे, इससे बात करते हैं। आर्य जो थे ये घुमंतु प्रवृत्ति के लोग थे, और ये क्या काम करते थे, घोड़े का पशुपालन करते थे, और एक जगह गए आक्रमण किए, ठीक, वहाँ से कुछ अनाज लेके आए, फिर दूसरी जगह गए वहाँ आक्रमण किए, वहाँ से कुछ अनाज इकट्ठा किए, फिर आराम किए। तो घोड़े की वजह से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाती थी। अब देखिए बात करेंगे ये आर्य आए कहाँ से थे। कुछ लोगों का मत है कि मध्य एशिया से आए थे, और ये बंजारे प्रवृत्ति के लोग थे। ठीक, तो ये KKTTU क्या है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक, यहीं से आपका बाबर भी आया था, तो मध्य एशिया से ही। तो ये चीज़ जो है आपका आर्यों के आगमन से हो गया। उसके बाद फिर ऋग्वेद में ही आपका 3 वेदों की रचना हुई थी। कौन कौन से वेद हैं, देखिए, पहला हो गया आपका ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद। ठीक, ये 3 वेद हो गए आपके कब, ऋग वैदिक काल में। लेकिन अथर्ववेद जो है आपका उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, इस ग्रंथ की रचना हुई। तो अब बात करेंगे हम लोग, अब देखिए ऋग्वेद में क्या है, आपको ऋचाओं से संबंधित जो गायत्री मंत्र है ये सब देखने को मिलेगा। यजुर्वेद में यज्ञ जो है, ठीक है, उसको देखने को मिलेगा। उसके फिर सामवेद में संगीत देखने को मिलेगा, और अथर्ववेद में जादू टोना आपको देखने को मिलेगा। उसका फिर हम बात करते हैं कि जब उत्तर वैदिक काल आया, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि लोहे की खोज हो गई, और लोहे की खोज की मदद से जो हमारा आर्टिक रीजन था, जो जंगली प्रदेश था, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ कि जंगलों की कटाई होना चालू हो गई। अब जब जंगल की कटाई होना चालू हो गई तो लोग दूर दूर जाके बसने लगे। ठीक, नया क्षेत्र उनको मिल गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हुई, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हुआ, लोहे की खोज से कृषि जो है काफ़ी ज़्यादा, कृषि की पैदावार जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में बढ़ गई। ठीक, कैसे बढ़ गई, पहले जो कृषि का जो टूल्स था वो कैसा था, वो वुड का बना होता था, मतलब लकड़ी का बना होता था, तो बहुत ज़्यादा अंदर तक ये अच्छे से जुताई नहीं कर पाता था। लेकिन जब आयरन आया, ठीक है, तो लोहे की मदद से ये काफ़ी ज़्यादा डीप तक पेनिट्रेट करके, ठीक है, जुताई किया, और अनाज का उत्पादन जो है पैदावार इसकी बढ़ गई। अब देखिए लोहे की जब खोज हुई दोस्तों, तो लोहे में हमको देखने को क्या क्या मिलता है, किसके क्षेत्रों में आपका विकास हुआ। एक तो एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो गया, एक बैटल का क्षेत्र यानी युद्ध का क्षेत्र, और एक पॉलिटिकल क्षेत्र। ठीक, जिसके पास जितना ज़्यादा लोहा, ठीक, वो उतना अच्छा हथियार बनाएगा, और हथियार बनाने के बाद उसका जो दबदबा रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा हावी रहेगा। और ऋग्वेद में जब हम बात करेंगे डिटेल में, तो यहाँ पे गाय को क्या कहते थे, अगन्या कहते थे।
न मानने योग्य। ठीक, और क्यों कहते थे इस पर भी डिटेल में आएंगे हम लोग। ठीक है, कि गाय से हमें क्या क्या लाभ है। ठीक है, तो वो जब हम ऋग्वैदिक शुरू करेंगे तो वहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग, ये चीज़ तो हमने बात कर ली। ठीक, ये भी बात कर लिया। जो अधिशेष उत्पादन होता था, मतलब जो सरप्लस होता था, ठीक है, उसका क्या होता था कि किसी मार्केट में जाके, ठीक है, ये लोग बेचते थे और बेचने के बाद कुछ सामान मार्केट से अपने उपयोग की लेके आते थे। ठीक है, जैसे बार्टर सिस्टम वाला आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा। ठीक है, तो वो चीज़ था। तो ये चीज़ होता था, एक मूल्य के बदले, एक सामान के बदले दूसरा सामान। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग कि जो हमारी वैदिक सभ्यता थी ये कैसी थी, हमारी ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन अब क्या है कि यहाँ से अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण की ओर हम लोग फिर से बढ़ने लगेंगे। देखिए, एक तो क्रम हो गया आपका, पहले पाषाण हो गया। ठीक, पाषाण के बाद आपका इंडस वाली सिविलाइजेशन आया, फिर वैदिक आया, उसके बाद फिर 16 महाजनपद वाला कॉन्सेप्ट आया। तो ये कैसी थी, ये थी आपकी एक तरीके से रूरल मान लीजिए। इंडस वाली जो थी सिविलाइजेशन ये कैसी थी, अर्बन थी। फिर क्या आया, रूरल आया, फिर क्या आया, अर्बन आया। ठीक, तो ये क्रम आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हम लोग द्वितीय शहरीकरण। ठीक है, सेकंड अर्बनाइजेशन पे। तो देखिए 16 महाजनपद का उदय हुआ। कौन कौन से, काशी, कौशल, कुरुकम्बोज, अंग, अवंती, अस्मक, मगध, मल्ल, मत्स्य, वत्स, वज्जी, गांधार, पांचाल, सुरसेन, चेदी। ठीक, तो ये 16 महाजनपद का उदय हुआ। लेकिन जो इसमें 16 महाजनपद में सबसे जो शक्तिशाली था वो कौन था, वो मगध था। ठीक, बिहार में पड़ता है। ठीक, पटना पाटलिपुत्र वाला क्षेत्र आप देखे होंगे। ठीक, तो वहाँ पे ये क्या काम करता है कि 16 महाजनपद पे इनका विस्तार हो जाता है। किनके समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ठीक, तो अब बात करते हैं हम लोग, ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट जो हमारा रहेगा कि 16 महाजनपद का तो उदय हो गया। अब कौन कौन से शासक आएंगे, किनका किनका वंश आएगा, उस पर हम बात करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग 16 महाजनपद में जो उदय हुआ, जैसे एक आपको देखने को मिलेगा मगध क्षेत्र में हर्यक वंश। ठीक, हर्यक वंश के समय ही आपका गौतम बुद्ध और महावीर जो थे इनके समकालीन थे। ठीक, तो ये धर्म जो थे जैन और बौद्ध, ठीक है, इन पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। अब देखिए हर्यक वंश के जो संस्थापक थे कौन से, बिम्बिसार। बिम्बिसार के जो पिताजी थे, ठीक, उन्होंने ही स्टार्ट किया था। लेकिन मेन जो हर्यक वंश का नाम हाईलाइटेड होता है वो बिम्बिसार के समय से होता है। तो इनका जो क्रम मतलब कालक्रम था वो बात कर लेते हैं। 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। ठीक, अब ये क्या हो रहा है कि घट रहा है, इधर देख रहे हैं ना। अब आप कहेंगे कि 544 और 492, ठीक है सर ये तो घट रहा है, बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो एक बार आप स्टार्टिंग में आए होंगे तो वहाँ पे मैंने ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात की थी। ठीक है, तो वो जब देखेंगे आप तो आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अब देखिए फिर उसके बाद फिर इसका बेटा आता है अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व। ठीक, फिर उदयन आता है। ठीक, 460 से 444। देखिए अजातशत्रु जो है बिम्बिसार की हत्या करता है, पितृहंता, और फिर उदयन जो है अजातशत्रु की हत्या करता है। ठीक, तो ये पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद फिर ये लोग जो राजधानी परिवर्तन करते हैं, ठीक है, वो कैसे होता है, कौन करता है, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश है, ठीक है, ये कब आता है 413 में और 395 तक इसका शासनकाल रहता है। ठीक, ईसा पूर्व में। उसके बाद फिर आता है कालाशोक। कालाशोक 395 से लेकर 367 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहता है। फिर आता है नंद वंश। ठीक, अब देखिए यहाँ तक जो थे वो कैसे थे, क्षत्रिय थे। लेकिन पहली बार हुआ कि प्रथम गैर क्षत्रिय वंश की स्थापना हुई। कौन सी वंश थी, नंद वंश। कौन थे संस्थापक, महापद्मन नंद थे। ठीक, 345 से 329 तक इनका शासनकाल था। उसके बाद इनका बेटा आता है घनानंद 329 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व। अब देखिए घनानंद के समय ही, ठीक, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद से युद्ध होता है और उसमें घनानंद पराजित होता है। तो किसकी स्थापना होती है, मौर्य वंश की। किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। इनके गुरु कौन रहते थे, चाणक्य। ठीक, महापद्मनंद के समय ही आपको देखने को मिलेगा कि ये जो आपका सिकंदर है कहाँ का राजा है, मैसेडोनिया का राजा है। ठीक, लेकिन जब ये आता है 323 में, ठीक, झेलम का युद्ध आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये किसके समय होता है, घनानंद के समय ही होता है। ठीक, तो अब बात करते हैं हम लोग मौर्य वंश। ठीक, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, या संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक, इनका कालक्रम क्या था, 321 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व। ठीक, और इन्हीं के समय सेल्यूकस निकेटर रहता है। इसकी जो पुत्री रहती है हेलेना, ठीक है, उससे विवाह किसका होता है, चंद्रगुप्त
मौर्य का। ये देखिए सिकंदर का ही कमांडर रहता है सेल्यूकस निकेटर, ठीक। तो सेल्यूकस की जो बेटी रहती है, ठीक है, तो सेल्यूकस का एक बार युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, तो उसमें सेल्यूकस पराजित हो जाता है, तो अपनी पुत्री का विवाह करता है किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक। और विवाह करने के बाद ये एक दूध भेजता है किसको, मेगास्थनीज को, ठीक है, कहाँ पे, चंद्रगुप्त के दरबार में, ठीक है। और मेगास्थनीज ही व्यक्ति था जिसने इंडिका की रचना की थी, महान मौर्य साम्राज्य के बारे में वर्णन किया अपनी पुस्तक में, ठीक। उसके बाद फिर बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनका जो पुत्र रहता है बिंदुसार रहता है, ठीक। यहाँ पे देखिए बिंबिसार है और यहाँ बिंदुसार है, ठीक है, तो ये कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग अलग हैं। उसके बाद फिर देखिए बात करेंगे इनका जो काल था 297 से लेकर 273 तक ईसा पूर्व में। उसके बाद फिर बिंदुसार के बेटे हुए, ठीक, अशोक, ठीक है, और भी बेटे थे उन पर भी आएंगे, लेकिन अशोक जो था वो इसमें राजा बनता है। अब देखिए इसका जो कालक्रम रहता है 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व, ठीक। अब देखिए 261 में क्या होता है, 261 तक, ठीक है, अशोक कई युद्ध लड़ता है, लेकिन 261 ईसा पूर्व में, ठीक है, कलिंग पर आक्रमण करता है और काफ़ी ज़्यादा कत्लेआम करता है, ठीक। और कत्लेआम करने के बाद मतलब सोचता है कि मुझे क्या प्राप्त हुआ, इतने लोगों की जान लेके मुझे क्या प्राप्त हुआ, तो यहाँ से युद्ध नीति ये समाप्त कर देता है और बौद्ध नीति को फॉलो करता है, ठीक। उसके बाद फिर अशोक के बाद बृहद्रथ आते हैं, ये अंतिम शासक रहते हैं, ठीक। और इनकी जो हत्या करता है वो कौन करता है, पुष्यमित्र शुंग। अब ये पुष्यमित्र शुंग क्या काम करेगा कि शुंग वंश की स्थापना कर देगा, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग मौर्योत्तर काल पे, ठीक है, मौर्य वंश समाप्त हो गया, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, पहले एक हम शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं, एक मैप दिखाते हैं आपको, ये देखिए मैप देखिए, देखिए जब मौर्योत्तर काल आता है पोस्ट मौर्य पीरियड, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ देशी रहते हैं और कुछ विदेशी शासक रहते हैं। देशी शासक में देखिए ये वाला जो क्षेत्र है आपका बिहार वाला, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा शक है, कुषाण है, ठीक। उसके बाद फिर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में आपको सातवाहन देखने को मिलेंगे और उड़ीसा में आपको चेदी वंश देखने को मिलेगा। ये तो कौन हो गए, देसी हो गए। लेकिन विदेशी में बात करेंगे तो 2023 का अगर विशेष दिया होगा आपने, ठीक है, तो एक क्वेश्चन आया था ISPK को लेके। ISPK क्या है, इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण, इनका कालक्रम है, कैसे कैसे ये लोग आए, ठीक। तो ये क्वेश्चन बनता है। उसके बाद फिर देखिए शक जो थे इनकी दो शाखाएं थी, कहाँ कहाँ पे, एक तो गुजरात में थी, ठीक, और एक शाखा थी इनकी ये पंजाब और पेशावर में, ठीक, पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र था। उसके बाद फिर पार्थियन है, उसके बाद फिर कुषाण है। तो कुषाण की भी दो शाखा हुई, एक तो मथुरा में और एक आपको पेशावर में, ये दो शाखाएं आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद फिर कुषाण में ही आपको रुद्रदामन देखने को मिलेगा, ठीक। रुद्रदामन की जो पुत्री थी, ठीक है, उसका विवाह किससे होता है, सातवाहन वंश के जो राजा रहता है वशिष्ठी पुत्र पुलवामी से इनका विवाह हो जाता है, किसकी, रुद्रदामन की पुत्री से। किसकी शादी हो जाती है, सातवाहन वंश के जो राजा रहते हैं वशिष्ठी पुत्र पुलवामी की शादी हो जाती है, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग शुंग वंश पे, ठीक। तो देखिए एक तरफ शुंग वंश चल रहा है और एक ये भारतीय हो गए, देसी हो गए, एक तरफ आपको भारतीय यूनानी देखने को मिलेगा, ठीक। तो इनका जो है क्रम है, ठीक है, समकालीन है। अब बात करते हैं कि इनका जो टाइम पीरियड था वो क्या था, 185 ईसा पूर्व से लेकर 148 ईसा पूर्व तक रहता है। इसमें कौन कौन से शासक रहते हैं, एक तो देखिए पुष्यमित्र शुंग हो गया 185 से 149 ईसा पूर्व, फिर अग्निमित्र आते हैं 149 से 141 ईसा पूर्व, फिर भागभद्र आते हैं, ठीक, फिर देवभूति आते हैं, ठीक। तो ये इनका कालक्रम हो गया। उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग कड़वंश की, ठीक। कड़वंश में कौन रहते हैं, वासुदेव रहते हैं, ठीक। इसके बाद फिर यहाँ पे गुप्त वंश शुरू हो जाता है। लेकिन अब इसी के साथ समकालीन था, तो समकालीन पे ही बात कर लेते हैं कि पहले इंडो ग्रीक है, ठीक। सबसे पहले जो स्वर्ण मुद्रा की शुरुआत की थी इन्होंने ही की थी, ठीक। अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहे हैं या शुद्धता की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्वर्ण मुद्रा की बात कर रहे हैं, सबसे पहले किसने लेके आया, तो ये इंडो ग्रीक थे, ठीक। इसमें जो राजा था वो दमित्रियस था, ठीक। और उसके बाद फिर इसके बाद कौन आया, मिनांडर आया, मिलिंद, ठीक। ये क्या काम किया कि इंडो ग्रीक का ही राजा था, ठीक। और यहाँ पे भारत में आया। भारत में आने के बाद इनका जो एक क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने नागसेन जो बौद्ध भिक्षु थे, ठीक है, उनसे मिलते हैं और इन्होंने फिर बौद्ध धर्म को स्वीकारा और इसका प्रचार प्रसार किया, ठीक है। मिलिंद पन्हो एक पुस्तक का नाम आपने सुना ही होगा। उसका फिर बात करेंगे हम लोग शक आते हैं। शक का जो है विस्तार किन किन क्षेत्रों में रहता है, एक तो पंजाब वाला क्षेत्र है और एक गुजरात और सिंध वाला क्षेत्र है, ठीक। उसका फिर बात करेंगे हम लोग कि इसमें पंजाब से कौन था शासक, मौज थे, ठीक। और इसका जो विस्तार था गांधार तक था, ठीक, अफगानिस्तान। और उसके बाद में बात करेंगे हम लोग कि
एजिस थे। एजिस का क्या था कि 58 ईसा पूर्व में इनका कालक्रम था और ये विक्रम संवत काल से संबंध थे। ठीक, उसके बाद फिर गुजरात और सिंध में जो थे वो कौन थे? रुद्रदामन थे। ठीक, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख आपने पढ़ा होगा। उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग इस पे, इसकी तो पार्थियन। ठीक है, अब देखिए इंडो ग्रीक हो गया, शक हो गया, पार्थियन हो गया। तो यहाँ पे कौन है? गोंडो फेरनीज है। गोंडो फेरनीज शासक रहते हैं और इन्हीं के समय एक क्वेश्चन आया था 2021-22 में, आपने दिया होगा पेपर, तो देखा होगा कि सेंट थॉमस जो ईसाई थे, पादरी थे, ठीक है, ये ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत आए थे। ठीक, दक्षिण भारत में। उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग कुषाणों पे। ठीक, कुषाण में कौन है? कुजुल कड़फिसेस है और भीम कड़फिसेस है और कनिष्क है और उसके बाद फिर वासुदेव है। ठीक, कनिष्क के समय ही शक संवत की स्थापना हुई थी 78 ईस्वी में। ठीक, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, ये देखिए गुप्त वंश। गुप्त वंश में कौन संस्थापक था? श्रीगुप्त थे संस्थापक इसके, लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात करेगा तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। इनका कालक्रम क्या था? 319 से 336 ईस्वी की बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर समुद्रगुप्त आते हैं। ठीक है, 336 से 375 ईस्वी में। इनकी तुलना जो की जाती है भारत के, इन्हें जो कहा जाता है, इनकी जो तुलना की जाती है वो नेपोलियन से की जाती है और इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि समुद्रगुप्त जो थे, इनका जो उल्लेख है कई जगह मिलता है। ठीक, तो इन्होंने जो भारत के उस टाइम 8 भागों में विभाजित हो गया था। ठीक, तो भारत का विभाजन के समय ये क्या काम करते हैं कि 5 चरणों में पूरे भारत पे विजय करते हैं। ठीक, कैसे करते हैं? एक बार गए युद्ध करने, उत्तरापथ जीता, फिर गए मध्य भारत जीता, फिर दक्षिण भारत, इसी तरीके से 8 भाग पे इनका दबदबा हो जाता है। अब देखिए, लेकिन जो दक्षिण भारत रहता है इसको क्या काम करते हैं? ग्रहण मोक्षानुग्रहण, मतलब कि हम तुम्हें जीत लिए हैं, ठीक है, और हम तुम्हें छोड़ देते हैं, लेकिन अगर तुम कभी उत्पात मचाओगे या हमारे खिलाफ विद्रोह करोगे तो मैं दोबारा आऊँगा और दोबारा तुम्हें जीतूंगा। ठीक, तो ये समाज, ये दक्षिण भारत का जो साम्राज्य रहता है इसको अपने अंग में शामिल नहीं करते हैं, लेकिन ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति अपनाते हैं और इनके समय दक्षिण में कोई भी विद्रोह नहीं होता इनके खिलाफ। उसके बाद फिर बात करते हैं कि इतिहास में सफल क्यों हुए। इतिहास में ये सफल इसलिए हुए, ठीक है, कि दक्षिण भारत को ये अपने साम्राज्य में नहीं शामिल करते हैं। अगर आप तुलना देखेंगे, ठीक है, तो तुलना अगर हम करें तो अलाउद्दीन खिलजी से करें कि अलाउद्दीन खिलजी जो है दक्षिण भारत को कभी भी अपने साम्राज्य में शामिल नहीं किया था। ठीक है, इसीलिए उसका जो क्या कहते हैं साम्राज्य था कभी भी मतलब विस्तार ही हुआ। ठीक है, उसमें गिरावट देखने को आपको नहीं मिलेगी। लेकिन वहीं पे मोहम्मद बिन तुगलक आता है, ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन करता है। ठीक, तो क्या देखने को मिलता है? किसका जो साम्राज्य रहता है, तुगलक वंश तो सबसे ज़्यादा था, लेकिन इनका साम्राज्य जो है बहुत दिन तक मतलब एकजुट नहीं रह पाता है। क्यों नहीं रह पाता है? क्योंकि इसी के समय मोहम्मद बिन तुगलक के समय विजयनगर का साम्राज्य हो गया, ठीक है, बहमनी साम्राज्य हो गया। ठीक, ये सब क्या होते हैं? स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, और कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हो जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का फेल्योर ये था। क्यों? क्योंकि ये दक्षिण भारत को अपने साम्राज्य में मिला है। और अगर एक एग्जाम्पल देखेंगे कि जैसे नेपोलियन के लिए, ठीक है, स्पेन नासूर बन गया था, उसी तरीके से औरंगजेब जो था वो दक्षिण विजय करना चाहता था और दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब की समाप्ति कर दी। ठीक, तो ये एक क्वेश्चन आया था मेंस में। ठीक, और हिस्ट्री ऑप्शनल भी क्वेश्चन आया था ये वाला, तो ये आप तुलना देख सकते हैं। उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं। ये इनका टाइम पीरियड क्या रहता है? 376 से 415 ईस्वी। ठीक, उसके बाद फिर कुमारगुप्त आते हैं 415 से 455 ईस्वी। फिर स्कंदगुप्त आते हैं 455 से 467। तो ये तो रह गया हम लोग का गुप्त वंश। अब बात करते हैं हम लोग गुप्तोत्तर वंश की। गुप्तोत्तर वंश में हम लोग देखिए बात करेंगे तो जो भारत है हमारा, ठीक है, भारत में छुटपुट जो राजा हैं, ठीक है, छोटे छोटे क्षेत्र को लेके राजा घोषित कर दिया है स्वतंत्र अपने आप को। तो देखिए कौन कहाँ का राजा है इस पर बात कर लेते हैं। देखिए बंगाल में जो था ये गौड़ वंश आ गया। ठीक, अब उसके बाद फिर कौन आया? बिहार में, ठीक है, उत्तरगुप्त है। उत्तरगुप्त का जो संबंध है गुप्तों से नहीं है। वो एक टाइटल लगा देते थे कि उत्तरगुप्त है हम, लेकिन संबंध नहीं है, अलग अलग हैं दोनों। उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग कि कन्नौज में कौन आया? मौखरी वंश आया। ठीक, और थानेश्वर में कौन आया? ठीक है, वर्धन वंश आया। अब यही वर्धन वंश की जो पुत्री है, ठीक है, उनकी शादी कहाँ होगी? कन्नौज में मौखरी वंश से। ठीक, उस पर भी आएंगे, डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद फिर देखिए ये जो हमारा महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, गुजरात महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, यहाँ पे कौन आएगा? चालुक्य आएंगे। ठीक, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि गुप्तोत्तर में आपको देखने को मिलेगा
एक प्रभाकर वर्मन थे। प्रभाकर वर्धन जो थे वो वर्धन वंश की स्थापना करते हैं, ठीक है, 6वीं ईस्वी में। उसके बाद फिर 6वीं ईस्वी के मध्य में, उसके बाद फिर बात करते हैं इनका जो पुत्र था वो राजवर्धन था। उसके बाद फिर हर्षवर्धन आते हैं, ठीक। और यही जो है इनका जो युद्ध रहता है, ठीक है, बंगाल के साथ आपको देखने को मिलेगा, ठीक। शशांक नाम सुने होंगे आप, तो वहाँ से कैसे युद्ध होता है इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर देखिए ये तो समाप्त हो गया। उसके बाद फिर आपको देखने को मिलेगा कि गुप्तोत्तर काल जब समाप्त होता है तो राजपूत वंश का उदय होता है। और ये कब से कब तक रहते हैं, 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक, ठीक। इन्हीं के समय ही आपका ये मुस्लिम शासक जो है इनका आक्रमण होता है और हिंदू शासनकाल जो है वो समाप्त हो जाता है। तो वहाँ पे गुलाम वंश आया, खिलजी आया, तुगलक आया, सैयद आया, लोधी आया, मुगल आया, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। कौन कौन? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, उसके बाद फिर मुगल, फिर उत्तर मुगल, ठीक, और फिर अंग्रेज़ों का। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग, बचा है हमारा दक्षिण भारत का इतिहास। इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। कैसे? सातवाहन, वाकाटक और चालुक्य के बारे में पहले पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद फिर चोल, चेर, पांड्य के बारे में पढ़ेंगे। और फिर जब मध्यकाल में आएंगे तो त्रिपक्षी संघर्ष के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, किसके किसके हुआ था ये। तो दोस्तों यहाँ तक आपको कैसा लगा वीडियो? आई होप अच्छा लगा होगा। और अगर कोई कमी रह गई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर इस चीज़ को मेंशन करिए तो और अच्छा लगेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको वीडियो की जो भी नई लिंक है वो आपको आसानी से मिल जाए। और एक हमारा पराक्रम बैच है 2.0, 1 अप्रैल से शुरू हुआ है, ठीक। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया होगा 7355509443 मेरा नंबर है, ठीक है। आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए होगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टोन एज पे यानी पाषाण काल, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।